साथ में जो संबंधित जुड़े हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं वे हमारे बीच में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे बीच में है। आज का जो कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम कोई पारंपरिक परंपरा से भरा हुआ कोई कार्यक्रम नहीं है। हमने जो बातें करनी है वो हमने सीधे लोगों से जुड़े हुए जो दुर्घटना संबंधित मामले हैं इन पर संक्षिप्त सी एक परिचर्चा आज रखी है, जिसमें से मैं आप सभी की सहमति समझते हुए 4-5 लोग ही हम यहाँ बोलेंगे। मुझे थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, तो मुझे कुछ नई चीज़ें हैं, जो नई अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो मुझे आपके ध्यान में लानी है। बाकी जिन प्रबुद्ध में अपने वरिष्ठ जो हमारे बीच में लोग बैठे हैं, हम इनसे कुछ चीज़ें सुनेंगे। आज हमारे बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उनके निदेशक महोदय भी आने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सुनेंगे। इंट्रोडक्टरी में एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं बड़ा चिंता का विषय है और उसका कारण जो है वो कहीं बाहर से नहीं है। हम लोगों की लापरवाही, नियमों की जानकारी होने के बावजूद उसको ना समझना, व्यवहारिक रूप से अपने ऊपर लागू ना करना और ये समझना कि दुर्घटना में मौत किसी और की होगी, मैं तो डेथ प्रूफ हूँ, मेरी नहीं होगी, मेरे परिवार की नहीं होगी, ये लोगों की होगी। इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उसका एक स्टाफ या उसका कोई एक आदमी इसको खत्म नहीं कर सकता। जब तक मैं और आप और पूरे समाज के लोग हर होने वाली दुर्घटना को अपने साथ होने वाली दुर्घटना ना समझेंगे, तब तक ना तो परिवहन विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा या स्वास्थ्य विभाग या संबंधित विभागों द्वारा जो प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं, जो उपराले किए जा रहे हैं, वो पूरे तो नहीं है। उल्टा सरकार का जो धन आता है, राशि आती है, पैसा आता है, उसका भी उपयोग पूरी तरह नहीं हो सकता और हम अपने उद्देश्य पर खरे नहीं उतर सकते। मैं जो मेरे सामने फैकल्टीज मेरे साथ बैठे हैं और आपके सहयोग से आपके निर्देशों की सहमति मानते हुए सबसे पहले अपना पॉइंट नंबर शुरू करता हूं। नया मोटर वाहन अधिनियम जिसमें जो संशोधन हुए उसके बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नया मोटर वाहन अधिनियम जो लागू होने जा रहा है उसमें अगर 18 साल से नीचे का बच्चा या बालिका, अबोध बालिक या बालिका को आप अपने तथाकथित प्यार के अधीन होकर उसको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने को देते हैं, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने ड्राइविंग नहीं सीखी है, उसके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, तो उसका जुर्माना तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो उसके अभिभावक हैं, गार्डियंस हैं, माता पिता हैं, उनकी सज़ा किस एक्सटेंट तक है, उनको जेल हो सकती है। और अगर उसका माता पिता एम्प्लॉय है तो आप समझ लो कि जब वो जेल जाएगा तो किस एक्सटेंट तक अपने आप को सड़क पर रख जा दुनिया में रख पाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि घर घर तक इस चीज़ को हमने पहुंचाना है कि भूलकर भी अपने प्यार को दर्शाने के लिए इस रास्ते को इख्तियार ना करें कि मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, ये किसके लिए हमने पैसा रखा है। 18 वर्ष
तक जब बच्चा नहीं होता है उसका लाइसेंस नहीं बनता है। अगर आपको कोई पढ़ा लिखा लोग मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देता है कि 16 साल के बच्चे का लाइसेंस बन सकता है, और ये बात मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखी है, ठीक है बात लिखी है, लेकिन उसकी अगली लाइन में ये भी लिखा है कि वो उस गाड़ी को चलाएगा बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है, लेकिन उस गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी भार उठाने की जो क्षमता है वो 50 सीसी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब 50 सीसी की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, इसलिए अगर वो लाइसेंस बन गया है, सॉफ्टवेयर की वजह से बन गया है, तो वो लाइसेंस अपने आप में इनफेक्ट समझा जाएगा, इनवैलिड समझा जाएगा। इसलिए भूल कर भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, बच्चों को बाइक तब तक ना ले दें जब तक वो 18 वर्ष के नहीं होते हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता है और वो पूरी तरह से ड्राइवर नहीं बन जाते हैं। दूसरा है शराब पीकर गाड़ी चलाना, किसी की गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर देना इंटेंशनली और नॉट और ऐसे ही, तो उसकी भी पनिशमेंट है, उसकी सजा है, गाड़ी के पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह से दुर्घटना करते हैं तो आपके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। अमेंडमेंट में वाहनों के दस्तावेज न होने पर जुर्माने हजारों में है नहीं, अब लाखों तक हो सकते हैं। रिपीटेड ऑफेंस में आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, 2-3 ऑफेंस के बाद आपकी गाड़ी कवाड़ हो सकती है। इसलिए सड़क पे अब यातायात नियमों का पालन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, इससे हम बच नहीं सकते। और वो जमाना भी चला गया कि मैं किसी को फ़ोन करवा दिया, किसी का फ़ोन कर दिया। अब इन चीज़ों को हमने दरकिनार करके एक अच्छा अनुशासन सड़क पे देना है और अच्छे समाज की संरचना करने में अपना अहम योगदान देना है। अब है लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने हमारी सुविधा के लिए ई परिवहन व्यवस्था लागू की है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर जाएं, वहां उसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। HB गवर्नमेंट NIC में .in में जाके भी जा सकते हैं, या मोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। वहाँ सारथी और वाहन दोनों एप्लीकेशन हैं, 2 साइटें हैं। अगर लाइसेंस के संबंधित आपका काम है तो वह सारथी पे जाना है, वहाँ LL लर्निंग लाइसेंस की ऑप्शन आएगी, वहाँ कैटेगरी आएगी, कैटेगरी में जाके आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे जिसके लिए 2 नंबर फॉर्म है, और मेडिकल के लिए जाएंगे, 2 डॉक्यूमेंट आपके डाउनलोड हो जाएंगे, पुलिस रिपोर्ट लेंगे, मेडिकल बनवाएंगे, और आपको ऑनलाइन सिस्टम से ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड लोकमित्र केंद्र में करेंगे। लोकमित्र केंद्र को अलाउ कर दिया गया है, उसकी 30 से 40 रुपए एप्लीकेशन फीस है। उस फीस को भर के ऑनलाइन ही आपने फीस भरनी है। RTO ऑफिस या नजदीकी SDM ऑफिस, बराबर की एम्पावरमेंट है, दोनों को बराबर की शक्तियां मिली हैं। आपका जो नजदीकी कार्यालय है उसको आप ऑप्ट करेंगे और वहां आप लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको वहां एक बार जाना पड़ेगा जिस दिन आपका ड्राइविंग लर्निंग का ड्राइविंग टेस्ट होगा। आने वाले दिनों में उससे भी आपको छूट दे रहे हैं कि आपको OTP आएगा, आप अपने मोबाइल पे या लोकमित्र केंद्र से ही बैठ के आप अपने मोबाइल से ही लर्निंग का जो टेस्ट है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और लोकमित्र केंद्र में बैठे ही या आपके पास साधन उपलब्ध है तो आप अपना लाइसेंस घर बैठे डाउनलोड लर्निंग लाइसेंस को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ई परिवहन व्यवस्था में आपका कि आपका रेगुलर लाइसेंस कैसे बनेगा। आपका जो लर्निंग लाइसेंस बनता है वो 6 महीने की वैधता के लिए बनता है। ठीक आपने अगर प्रैक्टिस की है, अगर आपने गाड़ी चलाना सीख ली है, उसके लॉज सीख लिए हैं कि कैसे गाड़ी को चलाना है, कैसे सड़क नियमों का पालन करना है, अगर आप फुली उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर 30 दिन के बाद या 6 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने, आपको जब डेजिग्नेटेड डेट मिलती है RTO ऑफिस से कि फला जगह ड्राइविंग टेस्ट होंगे, तो हम आपको स्लॉट सिस्टम देंगे। आप ऑनलाइन से स्लॉट लेंगे कि आपका ड्राइविंग टेस्ट फला जगह इतने बज के इतने मिनट पर आपको प्रपोज टेंटेटिव टाइम दिया गया है, तो आप वहां जाके अपना टेस्ट देंगे। बार बार RTO ऑफिस के
या किसी संबंधित कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। फीसें जो है आपकी लर्निंग की और रेगुलर लाइसेंस की फीस एक टाइम ही जमा हो जाती है, ताकि आपको बार बार ना कैश उठाना पड़े और ना आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटना पड़े। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव ड्राइव टेस्ट होता है, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो दैट नेवर मीन कि आप उसमें आप डिस्क्वालीफाई हुए नहीं। उसका मतलब है कि जो टेस्ट लेने वाली अथॉरिटी है उसको लगा, उसकी माइंड ऑफ एप्लीकेशन है, उनको लगा कि हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसका मतलब ये नहीं है तो कोई लड़का लड़की कोई जाती है, कोई जाता है, आदमी सोचता है कि ये तुम्हें तो क्या हो गया, मैं तो फेल हो गया, क्या फायदा हुआ, मैं 4 साल से गाड़ी चला रहा हूं, मैं फेल हो गया। नो, फेल नहीं हो गया, हम भी हो जाते हैं फेल। उसका मतलब है कि ये उम्मीद की गई है कि हम दोबारा टेस्ट देंगे, तो दोबारा आपका टेस्ट हो जाएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हमने पेशेंस रखनी है और लोगों की बातों में नहीं आना है कि मैं तो जी आरटीओ ऑफिस गया, उन्होंने मेरे को बहाना लगा दिया कि वहाँ तो नेट सिस्टम ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। हम भी ये कोशिश करते हैं कि किसी को बार बार चक्कर ना काटना पड़े और हम अपने जिले को बाकी जिलों से आगे ले जाएं, ताकि लोग ये ना बोलें कि जो जिला चंबा है ये पिछड़ा जिला है या कैसा है। वो कोई बात नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम अपने काम के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने जिम्मेवार हैं। अब है आपके गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जिस एजेंसी से आप गाड़ी लेंगे, कार, प्राइवेट कार और 2 व्हीलर, या आप एक्सकावेटर लोडर लेते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी लेते हैं, जिस एजेंसी से आप गाड़ी लेते हैं, पहले वहां पता करना है कि क्या आपके पास आरटीओ द्वारा दिया गया ट्रेड सर्टिफिकेट है। आर यू एम्पावर्ड टू टेक दिस बिजनेस एज ए ट्रेड। उसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो नेक्स्ट कदम होगा कि जहां से आप गाड़ी लेंगे वही आपको आरसी बनवा के देगा, वही आपके फीस जमा करेगा, आपके चार्जेस जमा करेगा, वही आपके डॉक्यूमेंट लेगा, वही आपके फीस जमा करेगा, ऑनलाइन फीस जमा करेगा। और अगर आपने चॉइस नंबर लेना है तो वही आपको चॉइस नंबर भी देगा। उसको कोई दिक्कत आ गई तो वो डीलर आरटीओ ऑफिस में बात करेगा, ना कि आप डायरेक्ट बात करेंगे, बिकॉज यू आर गिविंग हियर ब्राइट मनी। तो वो ही सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर चॉइस नंबर लेना है तो उसकी ई टेंडरिंग होती है। सपोज करो थर्सडे को इसकी ई टेंडरिंग होती है कि आपने चॉइस का नंबर लेना है, तो ई टेंडरिंग वहीं से आपको ई टेंडर करेगा। आपको उसको टाइम पता करते रहेंगे और शनिवार को वो जो बिड होती है वो खुलती है और आपको नंबर जिसने ज्यादा रेट भरा होगा उसको वो नंबर मिल जाएगा। इसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है कि आरटीओ ऑफिस वाले या कोई माननीय कोई मेरा वाकफ है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेरा कोई जानने वाला उसको नंबर मिलेगा। नो, जो बिड में जिसका नंबर हाई आएगा उसको वो नंबर चॉइस का उसको मिल जाएगा। अगर कोई हाई बिड नहीं करता है तो जो उसका मिनिमम फिक्स प्राइस है नंबर वाइज 5000 है, 15 है, 20 है, 25 है, या 50 है, या 1 लाख है, तो वो उसको नंबर मिल जाएगा, वो नंबर उसको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के युग में हमें प्रेशर और लाभ नहीं चाहिए। अगर दूसरा हॉर्न लगा है तो ढंग का हॉर्न लगाएं और तभी बजाएं जब आप ये समझें कि हॉर्न के बिना बात नहीं बन सकती। अगर आप इस तरह से हम करेंगे तो हमें मेरे चलान की क्या डर है? चलान करने से हमें रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर हम एक साल में 1 करोड़ रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं चलानों से, हमारे 20 लोग मर जाते हैं। अगर हम 4, 5, 6, 10 करोड़ उनको एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, परिवारों को खत्म कर रहे हैं, अपने समाज को तोड़ रहे हैं, तो क्या उस 1000 रुपये की जुर्माना करके आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं किसी अथॉरिटी के ऊपर? चलान करना, जुर्माना करना ना हमारे हित में है, ना हमें उससे लाभ है, ना सरकार को लाभ है। सरकार का टाइम जाया होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है। अगर हम कर सकते हैं तो आज से ही हम इसकी ओथ लें कि हम सड़क पे अनुशासन दिखाएंगे और
अगर मैं कमर्शियल वाहन का ड्राइवर हूँ, मेरी जो अप्रूव्ड यूनिफॉर्म मेरी क्रेज है, मेरी डायनामिक पर्सनैलिटी है। कल को मुझे सरकार बोल देती है कि फलां अधिकारी है, आपने ये कैप पहन के आना है, ये कपड़े पहन के आने हैं, तो आई विल ऑनर। वो मेरी डिग्निटी है, मैं उससे छोटा नहीं हो जाऊंगा। कल को ड्राइवर की, कंडक्टर की और मेरी यूनिफॉर्म एक होती है, तो मैं आपको प्रॉमिस दिखाता हूँ, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको पहनूंगा। कल को सरकार कर देती है कि आप ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में आरटीओ साहब होंगे, तो मैं पहनूंगा उसको। दैट इज माई डिग्निटी, मैं उसको पहनूंगा, मैं नेम प्लेट भी लगाऊंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप टैक्सी चलाते हैं, कमर्शियल वाहन चलाते हैं, बस चलाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाते हैं, आप टैंकर चलाते हैं, ऑयल गाड़ी चलाते हैं, तो जो आपको यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है आप उसको पहने। दैट इज योर डिग्निटी, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बसों में बैठे, आप कंडक्टर को बोले 24 घंटे मालिक बस के साथ नहीं होता है, अथॉरिटी नहीं होती है। आप यू आर गिविंग ब्राइट मनी टू हिम, गिव हिम मनी एंड ऑब्टेन द रिसीट। इट इज इट सेल्फ एम्बेजलमेंट, कि हम पैसा देते हैं, उसकी रसीद नहीं लेते हैं। दैट इज डिफॉल्ट फ्रॉम द बोथ साइड, नॉट इंडिविजुअल। कि पुलिस अथॉरिटी, टिकट अथॉरिटी को फोन कर दिया मैंने कि ये टिकट नहीं दे रहा है, ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई टेक इट, कि उसको कंडक्टर को टिकट देनी ही चाहिए, लेकिन लेनी भी चाहिए बराबरी। मैं पैसे दे रहा हूँ, मैंने पैसे दिए, मुझे टिकट दे दो। रिस्पेक्ट थ्रू वर्क, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मालिक को पैसा नहीं मिलता है, कंडक्टर टिकट नहीं देता है, कस्टमर का पैसा चला गया, अगले साल बस वाले ने घाटा शो कर दिया और उसका किराया बढ़ गया, बंदे बस में नहीं बैठे, लोगों ने उस रेट में टैक्सी कर ली, वो गाड़ी में चले गए। रिजल्ट मेरे और आपके सामने, क्या यही है? आज इतना किराया बढ़ गया है, लेकिन आम आदमी को क्या फायदा होगा, मालिक को उसका क्या फायदा होगा? इसलिए घर घर तक मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी अपील है कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं कि चंबा जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस समय मेजर रोल प्ले कर रही है, और हमारा साधन जो है ट्रैवलिंग का, अभी भी मोड हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी तो हम रहेंगे, तब हम अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ भी वोल्वो बसें चलें, यहाँ भी एसईसी बसें चलें, हम भी अपने बच्चियों को, अपने समाज को बेहतर बस सुविधा दे पाएँ। उसके लिए जब तक हम सारे स्टेक होल्डर, मेरी अथॉरिटी, आप लोग, बस ट्रक, कमर्शियल टैक्सी मालिक, जब तक सारे हम इंडिविजुअली इस पर ज्वाइंट रूप में इस पर काम नहीं करते, तब तक मैं चाहते हुए भी, आप चाहते हुए भी अपने जिले को एडवांस स्टेज में नहीं ला सकते। तो ये मेरा अनुरोध है कि आज के बाद आप घर घर तक ये बात पहुंचाएंगे कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के साथ साथ आप बसों में टिकट लेंगे। और ये कोशिश मैं उनसे भी अपील करूंगा, मेरे बस यूनियन के सम्मानीय अनुभवी जो वाहन स्वामी हैं हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि वे अपने स्टाफ को इतना ज़रूर कहें, एचआरटीसी को मैं लग से कह रहा हूं कि वे सारे यूनिफॉर्म में हों, सबको टिकट दें, ताकि आपको भी घाटा ना उठाना पड़े और एक अनुशासन सा लगे कि नहीं, ये यहाँ की अथॉरिटी बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, मीडिया पे तो छाई रहती है, अखबारों में तो आती रहती है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल देखा तो क्वेश्चन मार्कों की भरमार पड़ी हुई थी। तो इस तरह से मुझे भी लगेगा कि मुझे जो सरकार सैलरी दे रही है, मेरे डिपार्टमेंट को दे रही है, तो हम भी आपका पैसा लेके जो तनख्वाहें ले रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आखिरी मेरा जो पॉइंट था वह था कमर्शियल वाहनों में महिलाओं के प्रति हमारी सोच, हमारा व्यवहार। मैं कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना ही मेरे पास ऐसी कोई शिकायत है, लेकिन गाहे बगाहे जो हमारी बहनें, जो बेटियां हमें कुछ चीज़ें बताती हैं, तो नज़र का फ़र्क है, नज़र का ही कमाल है, नज़र में व्यथा है, नज़र में ही कमाल है। तो
मैं इस पर ना बोलता हुआ कोई हार्ट टचिंग बात नहीं बोलना चाहता। अपने स्टाफ को बताएं और ख़ुद भी हम समझें कि जब बस में कोई महिला सफ़र करती है या कमर्शियल वाहनों में करती है या कहीं भी आपसे लिफ्ट लेनी पड़ती है, तो हम ये ज़रूर सोचें कि मेरी भी बेटी है, बहन है, मेरा परिवार है। इस तरह मैं जैसे दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखी होगी वैसे ही शायद इन्होंने रखी होगी। तो मेरी बहनों बेटियों से भी ये अपील है कि घर वाले जब परिवार जब हमें पूछता है कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ हो, तो उसका अर्थ आपको शंका के दायरे में खड़े करना नहीं है। आंखें खुली रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि मेरी बेटी फॉरेन में है, वो 1 बजे रात को फ़ोन करती है, कहाँ रह रही है, कहाँ जा रही है, वो मेरी ड्यूटी नहीं, मेरा कर्तव्य ही नहीं, वो उससे जुड़ा हुआ मेरी एक अलग सी जिम्मेवारी है। तो जब पेरेंट्स कहते हैं कहाँ हो, तो उनको आप एक आदमी को सच बताओ कि मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ जा रहे हैं, हम इस काम से जा रहे हैं। कमर्शियल गाड़ी, अगर आप किसी गाड़ी में बैठते हैं तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल को लोकेशन मोड पे फिक्स करके उनको बताओ कि बड़े चुपके से, बड़े समझदारी से कि मम्मा, भैया, पापा, वीर, मैं इस गड्डी 'च बैठी हूँ, ये ड्राइवर है, ये शक्ल देख लो, ये गड्डी का नंबर है, इस सीट पे मैं बैठी है, यही व्यवहार है और इन्ने बजे मैं उत्थे पहुँचना है। अपनी पानी की बोतल, कोई फूड ग्रेन, किसी से कोई फूड ग्रेन नहीं लेने रास्ते में। बस में बैठे हैं, अपना पानी, अपने जो आपका जो खाने का जो कैजुअल अपना सामान लेना है, एक बार ले लो और आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा बिहेव आपके साथ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसको एक बार समझा दें, नहीं तो शोर मचाना आपका राइट है। मकसद क्या है कि हमने वहाँ कोई इशू पैदा नहीं करना है, हमने उस चीज़ को रोकना है। जितने आप सजग होंगे तो सामने वाले की जिम्मेवारी उतनी कम हो जाएगी। बसों में, कमर्शियल वाहनों में अगर आप कोई भी लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप जेंट्स कोई बैठे हैं, अगर प्रेशर होने बज रहा है, मालिक को फ़ोन करने के बजाय, अथॉरिटी को फ़ोन करने के बजाय, पुलिस को फ़ोन करने के बजाय उसको आप रोकें। ऑफ द लॉ इज कंप्लीटेड इटसेल्फ, वो पूरा हो गया। कानून यही कहता है कि आपने उसको रोकना है, बंद करना है। मैंने आपने फाइन होने के बाद क्या आपका पर्पस पूरा हो गया? वो रह गया। अगर आपने मुझे बोला, मैंने उसका प्रश्न उखाड़ दिया, उसको रिक्वेस्ट कर दिया, वो हट गया, स्टीरियो हट गया, मोबाइल उसने बंद कर दिया, पर्पस लॉ का, पुलिस का, मेरा आपका पूरा हो गया। तो जब सफ़र करें उसके लिए 1098 बच्चों के लिए हेल्पलाइन है, 112 है, एक्सीडेंट के लिए 108 है, 100 है, हमारे ऑफिस का नंबर 8219683709 है, जो 24 टाइम बोलता है। अब उसको मैं फॉरवर्ड भी दे रहे हैं, लेकिन ये नंबर उस लिए है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। उस लास्ट पॉइंट है, बेरोजगारों को क्या परिवहन विभाग रोजगार दे रहा है? जी हाँ, अपना लाइसेंस बनाए। जिसके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्रॉस लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पास कार चलाने का लाइसेंस है और मुझे टैक्सी चलानी आती है या मुझे मिनी बस एम तक की है, तो वह उस गाड़ी को चला सकता है, बशर्ते उसको वो ड्राइविंग आती होनी चाहिए। ये ना बोले बंदा कि जी कल मेरी कार का लाइसेंस बन गया है, अब मैं कल ट्रक पे बैठ जाऊं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, उसको चलानी भी आनी चाहिए। जो गाड़ियों वाले हैं, एक अभी मुझे सुबह मैसेज आया था, क्वेरी आई थी, हम 25 लाख की कार, एक ब्रोकर जो होता है, एक एजेंट, वो वहाँ एजेंसी के बाहर खड़ा है, कहता कि आपको बड़ी लाइटें लगा दें और मैं 25 लाख, और आप आते ही मोड़ पे अपनी दूसरी गाड़ी ठोक दी, दूसरी की आंखों में चकाचौंध ठोक दी। उसने क्या बोला, मैं आपको फॉग लाइट लगा दूं या फ्रंट लाइट लगा दूं, तो पता
उसने क्वाड की सस्ती लाइट उठाई और गाड़ी के ऊपर लगा दी, और उसने क्या किया, घर में जगराता रखाया। वो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और दूसरे की कार तोड़ दी आती। कहते इसने मेरी कार ठोक दी। उसने तो ठोकनी है जब आपकी कार के ऊपर आपने वो फ्लड लाइट लगाई है, फ्लड आया नहीं हुआ है, फ्लड में आप चला नहीं रहे हैं, चला रहे हैं सड़क के ऊपर, और दूसरी गाड़ी ठोक दी। तो ये जो फ्लड लाइट ना लगाए, हम ऐसी गाड़ियों को जब्त करेंगे। फॉग लाइट के लिए जो आपके पास लाइट, तो ये क्वारियाँ थी जो हमें क्वारियाँ की क्वेश्चन मेरे पास जो आए थे, चाहे वो ऑनलाइन आए थे, मैसेज के थ्रू आए थे, ये सब की हमारी क्वारियाँ आती थी। तो जो मेरे डिपार्टमेंट के पास डाटा था, जब मुझे जो आपकी क्वारी लोगों के लिए नहीं है, जिन्होंने आज से ये शपथ ले ली है कि हम ना तो सड़क के नियम तोड़ेंगे, ना किसी को प्रेरित करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अपने तभी लेंगे जब जरूरत है। देखिए, हमें तो गाड़ियाँ चाहिए, सरकार को तो टेस्ट चाहिए, गाड़ियाँ जितनी आएंगी, लेकिन आप देख लो क्या जरूरत है। जब तक आपको डीलर सेल पॉइंट एजेंसी वाला ये सामान तो नहीं ले रहा है या ले रही, मरने वालों में यंगस्टर हैं और बच्चे हमारे एक दो हैं, क्या तो कागजों को चेक करके ये तो नहीं बोल दिया कि 2:03 पे गाड़ी खरीद लेनी है और बच्चा मेरा 3 साल का है। सोच लो, उसका मतलब है जो अर्थ लिखा है ना कि गॉड हेल्प अस दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये उसका ये मतलब है। उसका ये मतलब नहीं है जो पीछे जंग बैठे हैं कि जी मैं अपनी हेल्प खुद कर रहा हूं, मैं अपनी पेंट कोट चला रहा हूं तो मेरे को लॉन्ग कोट भी परमात्मा देगा। दैट इज नॉट काइंड ऑफ हेल्प। ये पेंट कमीज मैंने चला दी, कोट पेंट मेरे को गॉड दे देगा। उसका ये मतलब है कि सारे नियम मैं अपने ऊपर लागू करूंगा, मेरे को देख के अगर दूसरे को लगेगा तो वो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जब आप गाड़ी लेंगे, 2 व्हीलर लेंगे, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी है आपको हेलमेट देगा अच्छी क्वालिटी का। आप उसको बोले कि मेरे बिल के ऊपर लिख के दे कि आई हैव गिवन ए गुड क्वालिटी हेलमेट। ये पूरा जो डिपार्टमेंट का, मेरे डिपार्टमेंट की कार जो इंश्योरेंस वाला है, उसका है कि कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस अपना इंश्योरेंस करानी है, कंप्लीट इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस नहीं करानी है कि मैंने गाड़ी की नहीं कराई है, बंदा मरेगा उसको पैसे दे देंगे, जब बंदे को नहीं देंगे गाड़ी कर ली ना। आपने अलॉन्ग विद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी है, गाड़ी की भी इंश्योरेंस करानी है और इंसान को उसकी भी इंश्योरेंस करानी है, किसी आदमी की लगती है। गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, सबको ट्रैफिक पुलिस चंबा से मैं हेड कांस्टेबल प्रवेश आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सबको जानकारी है कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस और जो पब्लिक का डायरेक्ट लिंक होता है, हमारा हमेशा ही जो एक मोटिव रहता है कि हम चलान एक मोटिव नहीं है, हमारा सबसे ज़्यादा उद्देश्य है कि जो भी पब्लिक है वो अवेयर हो सके, ताकि उनको जो भी वो ऑफेंस करते हैं उसके बारे में उनको पता हो कि वो कौन कौन से ऑफेंस कर रहे हैं, उनका क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी ये जो वार्षिक इस महीने जो पूरा माह मना रहे हैं, जैसे हम ट्रैफिक के हैं तो हमारा तो पूरा साल जब हम नाके लगाते हैं लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं, साथ में उनको उनके ऑफेंस के बारे में बोल रहे होते हैं। जैसे कई लोगों का ये मानना होता है कि जैसे जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमेशा जैसे बोलते हैं कि सुबह सुबह ही खड़ी हो गई भाई ये चलान करने के लिए, इनको कोई और काम नहीं है। अब जब उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट ने यही लगाई है कि हम पब्लिक को अवेयर कर सकें, उनको उनके बारे जो भी ऑफेंस कर रहे हैं उनके बारे में बता सकें। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसका मकसद यही रहता है चलान करने का। कौन सा हमारे चलान का जो पैसा है वो हम अपनी जेब में डालें, वो सरकार के खजाने में जा रहा है। और अगर लोगों के जेब से पैसा निकल रहा है तो वो उस चीज़ को उनको फील होती है, वो चीज़ की ये हमारा पैसा गया तो भाई क्यों चला गया। वो हमें बोलते हैं, जैसे कईयों ने ऑफेंस कर रहे होते हैं 1000 का ऑफेंस कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि 100 रुपये का कर दो। 100 रुपये का क्यों कर दो जब उन्होंने ऑफेंस ही वो किया है। अगर जो लोग ठीक अपना सारे रूल रेगुलेशन अपनाते हैं उनको किसी से डरने की कोई नीड नहीं है।
क्योंकि उनका कोई भी आज तक कई लोग ऐसे हैं जिनका हम जैसे चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि किसी ने जैसे आजकल मैक्सिमम ऐसा हो गया कि ऑनलाइन चलान हुए हैं और जिनका भी हम चलान करते हैं वो कई होते हैं कि हम भुगत लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट के साथ ये लिंक नहीं है और इनका कोई सामान नहीं आएगा उनको, तो वो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हम बीच बीच में नाके लगाते हैं, उनको रोक के उनके जो पुराने चलान है वो चेक करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और कई लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जैसे 3 साल हो गया हमें ऑनलाइन चलान करते हुए, तो आज तक उनका एक भी चलान नहीं हुआ है। तो वो वही लोग हैं जो पूरा जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं। जब वो फॉलो कर रहे हैं तो बाकी लोग को क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी फॉलो करें, अपनी जान बचाएं, साथ साथ में दूसरों की जान को भी सुरक्षित रखें। जैसे ओवर स्पीड का है तो हमने जहाँ जहाँ पे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे जैसे पब्लिक अपनी गाड़ियों में तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाती हैं, तो हम वहाँ पे हमने अपनी स्पीडोमीटर को लेके वहाँ पे उनका चलान करते हैं। और हमारा मकसद यही रहता है कि उस चलान से वो आगे के लिए सीख लें, ताकि वो जो हैं आगे उस चीज़ को दोबारा न दोहराएं। जैसे प्रोजेक्ट में है तो पीछे जैसे पहले रोड कच्चा था, खराब था, तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे। जैसे ही वो रोड डबल लाइन हुआ और काफ़ी अच्छा रोड बन गया, तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा था। तो हमने वहाँ पे अब मैक्सिमम वहाँ पे हमारा नाका लगा रहता है, तो वहाँ पे लोग आते ही अब अपनी गाड़ियाँ स्लो कर देते हैं कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ जैसे वो टक्कर जाएंगे हमें और हमारा चलान हो जाएगा। तो जो भी है जैसा भी मकसद है, पर लोगों का एक एक्सीडेंट से तो उनको छुटकारा मिल रहा है। जो आम पब्लिक है उनकी भी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि हमारा तो सड़क से निकलना, हम अपने छोटे बच्चों को बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि जो भी क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतने फास्ट बाइक्स वगैरह चलाते हैं कि हमें अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया है। और वो भी काफ़ी खुश हैं इस मुहिम से। तो हमने जैसे अब मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो हम वो रखते हैं लाइसेंस रखते हैं, तो वो लाइसेंस ऐसे नहीं वो समझे कि जो लाइसेंस रख रहे हैं तो वो हमें उनको 3 महीने बाद मिल जाएगा। उनको वार्निंग मिलेगी, जो भी कंसर्निंग RLS उनका लाइसेंस बना हुआ है, फर्स्ट टाइम वार्निंग मिलेगी, सेकंड टाइम फिर से वही ऑफेंस करता है, तो थर्ड टाइम अगर दोबारा उसने कर दिया तो वो उसका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक हम रखते हैं यूज मोबाइल में, एक रखते हैं हम जो ड्रंक एंड ड्राइविंग, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाना मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो भी अपने ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो भी जैसे जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो तो सब रूल फॉलो करते हैं, पर जो नए जो बच्चे जो लड़के हैं वो जैसे जिनका नए लाइसेंस बनता है वो उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, हो जाता है, चल पड़ता है, कभी पार्टी है, फंक्शन है। तो ऐसा ना समझे कि जो शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उसमें अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी इंजर्ड हो गया वो, तो उसका वो पूरा क्लेम उसी को पे करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी, छोटे बच्चों, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है आज ये परिवहन विभाग द्वारा जो हिमाचल सरकार द्वारा प्रायोजित सड़क सुरक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हमें भी बुलाया गया है, और जो अवेयरनेस लोगों में ये RTO साहब और पुलिस विभाग की तरफ से जो ये अवेयरनेस कराई जा रही है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका वाहन दुर्घटनाओं में काफ़ी अंकुश लगेगा। और मेरे काफ़ी वृद्ध जनता या जो छोटे बच्चे हैं जिनको इसके कानून के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं है, वो भी इसके बारे में अवेयर होंगे और इस बात के जो है वो गारंटी लेंगे कि आइंदा हमने जब भी कभी गाड़ी चलानी है तो वाहन दुर्घटना नहीं करनी है। क्योंकि RTO साहब ने आपके सामने पूरा विस्तार पूर्वक जितनी भी जो कानून में जितनी भी इसकी व्याख्या है वो आपको बता दी है। मैं मित्रों सब बता दूं आपको कि आने वाला जो परिवहन विभाग का जो ये कानून है ये इतना सख्त आ रहा है, खासकर मैं उन आदमियों के लिए अवेयर करता हूँ जिनके बच्चे गाड़ी चलाते हैं और उन बच्चों उनको पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा गाड़ी चलाता है, और घर
घर में मेरी गाड़ी पड़ी हुई है, वो गाड़ी उठा के छोटा बच्चा ले जाता है, एक्सीडेंट कर देता है, कोई भी कर देता है। तो इन्होंने आपको विस्तार में समझाया इस बात को कि इसमें वो बच्चा जो है वो तो उसका तो हुआ, वो उसने तो क्राइम किया है, परंतु उससे ज़्यादा भरकम जुर्माना जो है तो जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर लगेगा। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि यहाँ पर जो भी विस्तार पूर्वक आरटीओ साहब ने बताया है, इसको आप कान में सुनकर यहीं ना छोड़ के जाएं। इसको आप जाकर जो है सभी लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, ताकि इसका जो भरपूर मात्रा में जिसका जो है वो सहायता ली जा सके। आरटीओ साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उसमें कुछ मैं भी वर्णन करना चाहूँगा। जैसे ज़्यादा तो क्या, जैसे बसों में हमारे भाई ऑपरेटर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे ड्राइवर लोग जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो अमूमन एक बात जो है दुर्घटना के लिए जो 2-3 बातें बताई हैं कि ड्रंक कंडीशन में मोबाइल सुनना, ये प्रेशर हॉर्न बजाना, फिर वो स्टीरियो चलाना, ये बातें तो है ही हैं। पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने जो SDPO उसमें भी एक चीज़ देखी है कि अमूमन जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो जो इंजन है, इंजन पर कोई ना कोई 1-2 आदमी वहाँ बिठा लेता है, और कोई नहीं भी बैठता है। तो जब भी कंडक्टर वहाँ उसको टिकट काटने का टाइम नहीं होता तो वहाँ अगर ड्राइवर के पास आकर बैठ जाता है और वो आपस में वो बातें करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना होने का। वो अपने बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पता नहीं लगता भी आगे खड्डा आ गया, क्या हुआ, गाड़ी कैसे चली गई है। तो ये सभी मेरा अपने परिवहन भाइयों से जितने भी आए हैं ऑपरेटर से आग्रह है कि अपने इनको ड्राइवर कंडक्टर को इस चीज़ के बारे में जरूर अवगत कराएं। बाकी सही बातें आरटीओ साहब ने बता दी हैं। मेरी एक थोड़ी सी क्वारी है, उसके बारे में मैं ज़रा इनसे थोड़ा करना चाहता हूँ। उसे कानून में तो प्रावधान है, परंतु जैसे नई गाड़ी कोई खरीदता है तो अमूमन रिवाज है आजकल की जो ये ऐसा है कि पंडित को पूछते हैं कि गाड़ी जो है ये किसके नाम से जो है वो ठीक रहेगी, तो उसको मतलब पूछते हैं पंडित लोग। तो ऐसा है जिन आदमियों के पास लाइसेंस नहीं होता है, क्या घर में वो उस नाम के गाड़ी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके बारे में मैं आरटीओ साहब से मेरी थोड़ी क्वारी है। बाकी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने यहाँ बुलाया, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये जो आपने अभी मेरे से जानना चाहा है कि क्या माइनर के नाम गाड़ी रजिस्टर हो सकती है? हाँ, उसके गार्डियन को देनी होगी, जिम्मेवारी उनकी ही होगी, जिम्मेवारी उस बच्चे की नहीं होगी। ये मोटर एक्ट में पिछले में प्रावधान है, नए मोटर एक्ट जैसे ही लागू होगा हम उसमें चेक कर देंगे, अगर उसमें ये प्रोविजन होगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं अब चूँकि विवेक भाटिया जी जो कि प्रेरणा संस्था के अध्यक्ष हैं, दीपक भाटिया जी, ये जो सड़क सुरक्षा अभियान चला है इसके बहुत सारे मायने हैं। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए केवल संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इससे ये मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमें हमारे अधिकार मिले थे और हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ एक और चीज मिली थी। वो क्या थे? हमारे कर्तव्य। लेकिन अक्सर हम लोग अपने अधिकारों के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाया करते हैं। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप हाँ में बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे आरटीओ साहब ने कहा कि किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने अधिकार को, मतलब हम गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को कहीं लेकर के जा रहे हैं और बहुत जल्दी में हैं, हम अक्सर जल्दबाजी में ही होते हैं। इसलिए कहीं अगर पुलिस के जवान खड़े हैं और हमें रोक देते हैं तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग गालियां नहीं देते, हम लोग गालियां देते हैं। हालांकि वो कानून के तहत इसलिए खड़े हैं हमारी ही सुरक्षा के लिए, लेकिन जो बंदा हमारी सुरक्षा में खड़ा है हम उसी को ही गालियां
देने लगते हैं। ये क्या हुआ, अपने अधिकारों के चक्कर में हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, आरटीओ साहब से मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि महिलाएं अक्सर आवाज़ उठाती रहती हैं। जैसे कि यदि बस में ओवरलोडिंग हो तब भी महिलाएं कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती हैं। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि चलो रहने दो, मरने दो, इसको भी जल्दी है, उसको भी जल्दी है, आने दो, गाड़ी में बैठने दो। लेकिन हमारा अगर वेट 40 किलो है और अगर हम 50 किलो उठा लेते हैं तो हम नहीं चल पाएंगे। तो गाड़ी भी वैसे ही है जैसे हम लोग हैं। तो ओवरलोडिंग गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। मैंने भी HRTC की एक बस थी और जिसमें हम जा रहे थे, और शादियों का जब समय होता है तो उस दौरान भी शादी का समय था। ओवरलोडिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं भी उस बस में थी और मुझे लगा कि शायद अगर मैं नहीं बोलूँगी तो ये गलत होगा। बड़ी देर तक, काफ़ी किलोमीटर तक हम उस बस में गए, लेकिन आखिरकार मैंने आरटीओ चंबा को फ़ोन कर ही दिया कि सर ये गाड़ी है, ये नंबर है, और मैंने शायद फ़ोटो भी सेंड की थी, ये काफ़ी समय पहले की बात है। और मैंने बताया कि सर ड्राइवर जो है वो गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है और ओवरलोडिंग है। तो आरटीओ चंबा ने तुरंत उसी टाइम ड्राइवर को कॉल किया और कहा कि ओवरलोडिंग है तो लोगों को आप और मत भरो और गाड़ी को आराम से चलाओ। जैसे ही आरटीओ चंबा का फोन उस ड्राइवर को गया, ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पे रोकी। ये जिद देखो, मतलब हम हर जगह कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी दिखाई देते हैं, चाहे बात ड्राइवर की हो या हम आम पब्लिक की हो। आम पब्लिक की भी जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ी जाती है। अब ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा है, वो तो नहीं कह रहा कि आप आओ ही आओ, अगर चढ़ाए तो भी स्यापा, अगर बस में ना चढ़ाए तो भी स्यापा। तो ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उसने कहा कि अब 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब मुझे स्यापा पड़ गया। मैं सोचा कि मैं ये आवाज़ ही क्यों उठाई, मैंने आरटीओ साहब को शायद फोन ना किया होता तो अच्छा होता। लेकिन उस ड्राइवर ने बड़ी सोच समझ करके अगले दिन मुझे सरोनी चौक पे ये जवाब दिया कि मैडम आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो फर्ज है, जो हमारी ड्यूटीज़ है वो निभानी चाहिए। थैंक यू सो मच। और सब लोग जो है इस सड़क सुरक्षा माह अभियान जो है उसकी जो जितने भी नियम समझाए जा रहे हैं उस पर गौर करें। आपदा आती है वहाँ पर यही लोग हमारे काम आते हैं, यही लोग हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो आजकल के बच्चे गाहे बगाहे अपने परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं, उसमें चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो मैं अनुरोध करूंगा कि खेलों के प्रति भी और सुरक्षा समिति से और फिटनेस को लेके जो आपस में हमारा सामंजस्य। सुरक्षा सप्ताह के तहत जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके नियम जो अभी मॉडिफाइड हुए हैं उनके बारे में तो ओंकार साहब ने, आरटीओ साहब ने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ बता दिया है। और रहा सवाल खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों का, तो मैं कई बार ये सोचता रहा कि आजकल की जनरेशन किस तरफ रुख करके जा रही है। मैं जब खेलता था तो हमारे टाइम पे हमें खेलने का मौका नहीं मिलता था। हॉकी की टीम में कभी नंबर नहीं लगता था, फुटबॉल में इतने प्लेयर होते थे कि हमारा नंबर ही नहीं आता था। दौड़ने की जब बारी आती थी तो कंपटीशन बड़े टफ होते थे। आजकल ग्राउंड्स में जाओ तो दौड़ने वाले कम ही मिलते ही नहीं हैं और ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। कुछ इसमें सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और खेलों की तरफ उनका रुझान पैदा करें, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रहे। अभी हाल ही में हमने बारगा में जिला स्तरीय एथलेटिक मीट का आयोजन किया, जिसमें आरटीओ साहब ने और दीपक भाटिया जी
प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन की ओर से बड़ा सहयोग दे दिया और बहुत अच्छे खिलाड़ियों को भी उसमें एक ऐसा मंच मिला जिसके माध्यम से हमने कुछ बच्चों को चयनित किया और वो अभी 13-14 तारीख को जो धर्मशाला में राज्य स्तरीय एथलेटिक मीट हो रही है उसमें वो भाग लेंगे। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों के हित में उन्हें मोबाइल से दूर रखें, उनकी सेहत की ओर ध्यान दें, उनको खेलों की तरफ थोड़ा उनका रुझान बनाए, चुगान में भेजें ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें। आजकल के युवा सारे ही मोबाइल के साथ ही जुड़े हुए हैं, दिन देखो रात देखो, जिस वक्त भी देखो ऑनलाइन ही नज़र आएंगे। ग्राउंड में जब दौड़ते हैं, अभी हाल ही में मैं एक आपको इंस्टांस सुनाता हूँ। अभी एथलेटिक मीट में ये मिलिट्री की एक भर्ती होने जा रही है धर्मशाला में, जिसमें 1600 मीटर की रेस होती है, उनकी एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। बच्चे बड़े मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, मगर जब हमने वो ट्रैक बनाया और ट्रैक में उन बच्चों को दौड़ाया तो उनसे वो 1600 मीटर भी कंप्लीट नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यही है कि आजकल वो बच्चे कुछ कुरीतियों में भी इन्वॉल्व हो गया है, नशे के तरफ भी ज़्यादा उनका रुझान हो गया है, खेलों के तरफ उनका पूरा ही विमुख हो गए हैं, उनका कोई भी खेलने से मतलब नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो कॉमनली आजकल के छोटे बच्चे भी देखो वो डायबिटीज़ के शिकार हो गया है और कई बीमारियों के शिकार हो गया है। मैं फिर पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों के हित का ख्याल रखें ताकि एक स्वस्थ समाज की संरचना हो सके। और गाड़ियों के मालिक हैं, बच्चे हैं, मेरे सहयोगी सीनियर सिटीजन्स हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि कल जब मुझे आरटीओ साहब का टेलीफोन आया कि कल हमने एक वर्कशॉप रखी है जिसमें सीनियर सिटीजन को भी भाग लेना चाहिए। मैंने कहा शॉर्ट नोटिस पर शायद 2-4 सीनियर सिटीजन को मैं कांटेक्ट कर पाऊँगा, और वैसे हुआ। आज हम 7 आदमी जो मेरे सहयोगी हैं वो मेरे साथ आए हैं। मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं कुछ नहीं था पहले, ना आज हूँ ना कल को हूँगा, मगर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने तो जो जाती है कि वो तो छोड़ दो, मगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था उसी वक्त मेरी जेल होनी शुरू हो गई, और कर्मचारी नेता मैंने 22 साल कर्मचारियों का नेतृत्व किया, जिस करके 42 दिन मेरी जेल है टोटल 2-3 स्ट्राइकों में। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे सहयोगियों का सौभाग्य है कि आपने बुलाया और इस सड़क सुरक्षा नियम के ऊपर आज चर्चा हो रही है। बहुत विस्तार पूर्वक आपने तो शायद है कि जितना बुकलेट में नियम होंगे वो सारे आपने विस्तार पूर्वक आरटीओ साहब बता दिए। मैं तो ये कहता हूँ, ना मेरे पास गाड़ी है। जब इन्होंने कहा कि आप कल कितने बजे आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, ना मैं चला सकता हूँ ना मेरे पास गाड़ी है। खैर मेरे सहयोगी हैं, इनके पास हर एक के पास गाड़ी है। तो जब मैंने इनसे बात की, कहने लगे आरटीओ साहब से क्यों गाड़ी मंगवानी, हम ले चलेंगे। ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर हुए हैं मांडला जी,
मैं सहयोगियों के परिचय भी आपको बता देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रिटायर हुए हैं, ये हमारे सेंटर टीचर और उसके बाद प्रमोशन हुई इनकी, वो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए हैं। ऐसे ही वहाँ भी ऐसे ही दोनों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। मैं केवल मात्र यही, काफ़ी आपने फोकस किया, मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि ड्राइवर की लापरवाही और गाड़ी का ख़राब होना शायद ये मेजर 2 कारण जरूर होंगे जहाँ के हम दुर्घटना हो जाती है। हमें ड्राइवर को भी सतर्क रखना है और उसके साथ साथ जो गाड़ी है अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, पहले तो ये है कि गाड़ी अगर ख़राब है तो उसको वो ठीक करवा के ही चलें, और उसके बाद जब गाड़ी चले तो उसका ड्राइवर का, चालक महोदय का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गाड़ी को तरीके से चलाएं, आस्ते चलाएं, धीरे से चलाएं, हर चीज़ को देख के चलाएं। तो सीनियर सिटीजन की तो आज मैं ये बड़ी सभा में नहीं बोलूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा। अब सीनियर सिटीजन के डिप्टी कमिश्नर महोदय से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में बैठक बुला लेंगे। तो हमारी, मैं 2-3 पॉइंटों पर फोकस करूँगा। चालान करना कोई मोटिव नहीं, आपने भी ये कहा और हमारे उन्होंने भी ये कहा जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं कि ये मोटिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी जेब में नहीं जाता, आप नहीं कह रहे कि जेब में नहीं, मगर कंपल्शन भी है कि हर एक घर में गाड़ियाँ एक नहीं, अगर 2 बच्चे हैं तो 4-4 गाड़ियाँ हो गई हैं, दो नहीं 4-4 गाड़ियाँ हैं। और उन गाड़ियों का ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ हम उनको गाड़ियों को रखने के लिए कोई भी, हालांकि शायद ये एक प्रोविजन होगा जब आप गाड़ी ये लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसमें भी एक शायद एक क्लॉज होगा कि भी आपके पास कहीं गाड़ी स्टैक रखने के लिए स्थान है या नहीं है, शायद ऐसा क्लॉज होगा। मगर ये क्लॉज भी हमारे, मेरा नहीं ख्याल कि ये अडेयर हो रहे हैं रूल्स, मगर नियमों पर अगर हम चलें तो शायद 1 इंच भी हम चल नहीं सकते, नियमों में भी डेविएट करना पड़ता है कुछ हद तक। आरटीओ साहब का धन्यवाद करता हूं कि हमें यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया, और बीइंग पड़ोसी भी हैं हम आरटीओ साहब के, और स्वागत करता हूं आपने जो मंच पे बैठे हैं सीनियर ऑफिसर और रिटायर ऑफिसर जो अपना काम छोड़ के आए और वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया है। सड़क सुरक्षा के बारे में आरटीओ साहब ने पूरा डिटेल में बता दिया, मेरे ख्याल से इसमें और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीनियर ऑफिसर्स आए हैं उन्होंने भी बता दिया, पुलिस डिपार्टमेंट से आए उन्होंने भी बता दिया। तो इंडिया का मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा दुर्घटना इंडिया में होती है, विश्व में नंबर 1 है। 2019 में 1,51,000 के करीब यहाँ डेथ हुई है। अगर एक लॉकडाउन ना लगता तो ये 2020 में भी ज़्यादा ही। तो कोई नहीं चाहता कि मेरी दुर्घटना हो या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, क्योंकि 90% जो है गाड़ियाँ लोन पे होती हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो अपने फंड से लेती हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, और जो चला रहा वो भी नहीं चाहता उसका एक्सीडेंट हो, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका रेट आप देख रहे हो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को एक मतलब बेकार हो जाता है, कमाने वाला होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ भी नहीं मिल पाता उसको। तो मैं जो केंद्र सरकार की 2-3 योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा।
सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए। अगर उसका बीमा नहीं हुआ, आमतौर पे हम लोग बीमा नहीं कराते, जो कराते हैं तो या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कराते हैं या टैक्स से बचने के लिए कराते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में केंद्र सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, वो 12 रुपये की है, और जीवन बीमा योजना 330 की है। उसमें 12 रुपये की योजना में जो है कि कोई भी 18 साल से 70 साल तक का अपना बीमा करा सकता है, बशर्ते कि उसका अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या उसका ग्रामीण बैंक में खाता हो। अगर वो 12 रुपये की बीमा योजना ले लेता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर वो 330 का करा लेता है, उसमें जो एज की क्राइटेरिया है वो 18 से 50 साल के बीच का है। अगर वो 330 का कराता है तो उसको भी 2 लाख का मिलता है। उसमें क्या कि अगर एक्सीडेंट से होती है या उसकी नेचुरल डेथ होती है, कहीं हम सुनते हैं ना कि उसकी डेथ रात को सोते सोते ही होगी, तब भी उसको 2 लाख का। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ATM कार्ड किस किस के पास है? सभी के पास है, लेकिन कईयों लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें ATM कार्ड में भी इनबिल्ट 2 लाख का बीमा है। अगर ATM लेता है, अगर वो 2 लाख का बीमा इनबिल्ट है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको 90 दिन के अंदर उसको एक्टिव रखना है। एक्टिव कैसे रखेंगे? या तो उससे विड्रॉल लें या इंक्वायरी करें, आप ATM से पैसे भी जमा करा सकते हैं आप। तो ये चीज़ें अगर करते हैं तो उसको ATM को एक्टिव माना जाएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें किसी के पास हैं तो उसका जो क्लेम बनेगा 6 लाख का बनेगा। 2 लाख का जीवन बीमा, 2 लाख का जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, और 2 लाख का ATM के हिसाब से। लेकिन उसको ATM में नहीं है सर, ATM में उसमें नहीं है। इंश्योरेंस के लिए एक 70 साल भी है ना? हाँ जी, वो जो 12 रुपए में वो 70 साल। वन टाइम है वो 12 रुपये की या नहीं, उसमें 1 साल के लिए है सर ये, और उसमें क्या है कि रिन्यूअल हर साल होता रहता है। लेकिन आपने कंफर्म करना है कि मेरे 12 रुपये खाते से डिडक्ट हो गए कि नहीं हो। वो किसके लिए अप्लाई करेंगे? वो बैंक में एक सिंपल सा फॉर्म है, सिर्फ आपने साइन करने हैं, अकाउंट नंबर लिखना है, वो अपने आप हो जाएगा। एक उसमें रिन्यूएबल क्लॉज लगी होती है, हर साल होता रहेगा। लेकिन जो जीवन सुरक्षा योजना है, बीमा सुरक्षा योजना, उसमें 18 से 50 साल तक की उम्र है, लेकिन वो आप 55 साल तक करा सकते हैं अगर आपने रिन्यूअल हो रही है। रिन्यूअल 55 साल तक हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें मेरी सबसे बेनती है कि ये आप लोग सब लें, क्योंकि किसका एक्सीडेंट कब होना है, डेथ कब होनी है, ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी इतना बड़ा दोस्ती हो उसको भी नहीं पता। तो मेरी सबसे ये है बेनती है कि आप ये सब लोग ये लें। तो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जो भारत में 170 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उस लिस्ट में है। तो इसके बारे में हमारी प्रशासन के साथ मीटिंग भी होती रहती है। और जो RBI में है, जो यहाँ के हैं, इसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मुख्य अतिथि आए हुए हैं उनका तहे दिल से आभार, और साथ में आए हुए जितने भी यहाँ पे मुखदे हैं उनका भी तहे दिल से आभार। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे RTO महोदय का, साथ में NFCI जो अपनी एक टीम है जिन्होंने बहुत अच्छा सुबह से आए हुए हैं और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सर हमारे बीच में है, और सभी वरिष्ठ जितने अधिकारीगण हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी समय दिया। साथ में हम कहना चाहेंगे सड़क सुरक्षा हमारी जो संस्था है प्रेरणा द इंस्पिरेशन, काफ़ी कार्यक्रमों में इनके साथ कार्य कर चुकी है। और हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, जैसे सड़क सुरक्षा का कहना है कि ड्रिंक और जब ड्रिंक किया तो ड्राइव ना करें, पर हम कहते हैं कि ड्रग्स ही नहीं लेने चाहिए। हमारा लोगों से आग्रह है कि सिर्फ ड्राइव करते टाइम ही सिर्फ ड्रग्स ना ले, बल्कि वैसे ही ड्रग्स को छोड़ें, क्योंकि नशा जो है पूरे परिवार को ख़त्म करता है, समाज को ख़त्म करता है। और जितने भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं वो हम सब के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सब उनका पालन करें।
और इससे ज़्यादा ना कहेंगे, पर ये ज़रूर कहेंगे कि हमें जिस तरह सा प्यार और स्वभाव हमें हमेशा जितने भी सरकारी अधिकारी है वो आम लोगों से मिलता है, हम उसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो इसमें क्या है कि सबने एटीएम लेना है, इंटरनेट बैंकिंग लेनी है और भीम ऐप। अगर आप भीम ऐप लेते हो, इंटरनेट बैंकिंग लेते हो, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं और उसको अगर डिजिटलाइजेशन का इतना